नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 10 दिन हो गए हैं महाराष्ट्र में जनादेश को आए हुए। प्रचंड जीत मिली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को, और 10 दिन बाद जाकर के आज मीटिंग होने जा रही है। आखिर 10 दिन क्यों लग गए? इतना स्पष्ट जनादेश, प्रचंड जनादेश, और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब करीब 90% के आसपास। यानी इस मामले में भी जनादेश स्पष्ट ही है महाराष्ट्र की जनता की तरफ से कि नेतृत्व कौन करे, मुख्यमंत्री कौन हो। इसके बावजूद ये 10-10 दिन क्यों लग रहे हैं? एक तो हम एक्चुअल में जितनी चर्चाएं पिछले 9-10 दिन में चली हैं, एकनाथ शिंदे की बीमारी, पहले गांव में जाना, उसके बाद फिर ठाणे आ जाना, ठाणे से मुंबई आने में, और जो सरकारी आवास है वर्षा, वहां तक पहुंचने में एक लंबा अरसा उनको गुजर गया। डॉक्टरों की टीम गांव भी पहुंचती है, अभी मीटिंग में जाने से पहले भी कुछ चेकअप कराने के लिए जुपिटर अस्पताल पहुंचते हैं, और उसके बाद वो मुंबई के लिए यानी मीटिंग के लिए रवाना होते हैं। मीडिया में जो भी चर्चाएं चल रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी कयास चल रहे हैं, जो भी बयानबाजी चल रही है, संजय शिरसाट से लेकर के दीपक केसरकर, और अभी अभी मैं छगन भुजबल को सुन रहा हूं, अगर हम इसको प्रेशर टैक्टिस भी कह लें तो भी कम से कम पब्लिक के सामने आकर के चीजों को स्पष्ट करना चाहिए था, और सरकार के गठन में इतनी देरी ना लगे। यानी महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर हमें वैसे ही इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है जैसे 2019 का जनादेश आने के बाद कई दिन तक भारतीय जनता पार्टी भी और महाराष्ट्र की जनता भी उद्धव ठाकरे की चिट्ठी का इंतजार कर रही थी, समर्थन की चिट्ठी का, और अल्टीमेटली राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से भाऊ तोरसेकर साहब। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, और ये जो कुछ चल रहा है, और ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलता नहीं है। महाराष्ट्र की जनता स्पष्ट जनादेश किसी एक पार्टी को दे नहीं रही है, और सरकारों के गठन में तरह तरह की प्रेशर टैक्टिस अपनाई जाती है, सौदेबाजी होती है पदों को लेकर के, मंत्रालयों को लेकर के, और कई बार लोगों में भी खींच पैदा होती है, और जो इंतजार कर रहे होते हैं उनके भीतर भी। तो भाऊ के साथ जुड़ते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है, नमस्कार। भाऊ सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, पिछले 10 दिन से जो कुछ चल रहा है, आप इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात ये होती है कि घर में बेटी हो बेटा हो उसकी शादी वगैरह तय हो जाती है। तो शादी तय हो जाती है, मुहूर्त फिक्स होता है, बाकी की तैयारियां होते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम जो कोंकण के मालवण एरिया के हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है, गावात लगीन आणि कुत्र्याक बोवाळ, यानी घर में शादी है, गांव में शादी है किसी की, और रास्ते पर घूमने वाले जो कुत्ते होते तो उनके समझ में नहीं आता भौंकूं तो किस पर भौंकूं, क्योंकि लाउड स्पीकर बजता रहता है, ढोल नगाड़े ताशे बजते हैं, कुछ और चलता है, नाच गाना चलता है, हल्दी चलती है, बहुत सारे ये होते हैं। तो मेहमान आते हैं जाते हैं, बारात निकली है उधर से, कुछ गाड़ियां आ रही है, तो कुत्तों को समझ में नहीं आता कि भैया भौंकू तो किस पर भौंकू। बिल्कुल वही हालत में देख रहा हूं, और ये हमारी मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कहावत है, गावात लगीन आणि कुत्र्याक बोवाळ। ये जो सब चर्चा चल रही है ना, जनता को इसका कोई इंतजार नहीं है।
पहली तो बात समझ लो कि न्यूज चैनल देखने वाली जितनी जनता है, पूरी की पूरी जनता देश की टीवी देखती ही नहीं। टीवी देखने वाली जितनी लोक संख्या पॉपुलेशन है, उसमें से 1.5% से 2% तक लोग न्यूज चैनल देखते हैं। तो ये जो देखने वाले हैं, अगर 80% है तो उसमें से 2%, 1.5% मतलब टोटल 140 करोड़ जो है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ लोग न्यूज चैनल देखते हैं और उस पर बवाल चल रहा है। बाकी दुनिया अपने आप चल रही है। कोई सरकार बने ना बने कुछ बिगड़ता नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां चुनाव 2-2 साल, आपका जम्मू कश्मीर 6 साल वहां चुनाव नहीं हुआ, जनता कोई सरकार की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन चैनल वालों में बहुत चर्चा थी कि भाई सरकार कब बनेगी, कब चुनाव होगा, जनता प्रतीक्षा कर रही है। ये भूल गए कि वो जनता नहीं है, वो जर्नलिस्ट है, वो मीडिया है। तो ये खुद को ही जनता समझने लगे और जनता मांग कर रही है। अरे कौन जनता? तो वैसी कोई बात नहीं है। देखो, जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल जाती है तो सरकार बनाने में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज 3 तारीख है, बिल्कुल हम हिसाब से देखें तो चुनाव के नतीजे आने के बाद सिर्फ 10 दिन हुए। 16 मई 2014 को मोदी जी को बहुमत मिला था और 26 मई 2014 को सरकार बनी। तो उस वक्त भी 10 दिन लगे थे। यहां थोड़ा गठबंधन है तो 2-3 दिन ज्यादा लग रहे, तो उसमें बवाल करने की क्या जरूरत है? देखो, मीडिया वाले एक बात नहीं समझ सकते या नहीं समझना चाहते कि उनको खबर देनी है, इसलिए कोई सरकार नहीं बनाता, कोई चुनाव नहीं होता, वोटर वोट नहीं देता या दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं लाते। जर्नलिस्ट का काम इतना ही है कि जो घटना हो रही है उसका रिपोर्टिंग करो, उसका एनालिसिस बताओ। आप घटना घटाने में अगर इन्वॉल्व होने लगे तो जर्नलिज्म का और पत्रकारिता का सत्यानाश हो जाता है, जो हो गया है। और इसलिए अभी अभी आपने बोला कि एकनाथ शिंदे अस्पताल में गए थे, आपने ही मुझे पहले 2 घंटे पहले फोन किया था कि क्या हो रहा है। अरे वो खुद कैमरे के सामने एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि मैं रूटीन चेकअप के लिए आया था। लेकिन बोले रूटीन चेकअप कैसे? अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो अपने आप में एकनाथ शिंदे भी खुद को हैक करेगा क्या? यानी इतना बचकानी हरकतें जर्नलिस्ट कर रहे हैं और इसका कारण है बाकी कोई नहीं। 5 तारीख तय हुई है, उधर जोर शोर से तैयारियां शुरू है आजाद मैदान पर, ये होने वाला है। इसका मतलब कोई तो शपथ लेने वाला तय हो चुका है। तो आपको नाम क्यों बताए? आपको नाम क्यों बताए? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। नहीं बताना है हमको, जो उस दिन खड़ा होगा आपको पता चलेगा। लेकिन अगर मीडिया ऐसे समझने लगे कि हमें बताए बगैर आप कुछ ना करो, हमें चाहिए इसके लिए सरकार बनाओ, तो ऐसी सरकारें नहीं बनती, ऐसी राजनीति नहीं चलती। हाँ, एक बात है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। वो कुछ चल रहा है वो एक तरीके से कैमोफ्लेज है, दिखावा हो सकता है कि इनको खबरें भी। कल मैंने हिंदी में वीडियो प्रतिवाद पर डाला था कि कुत्तों को पत्थर मारने से अच्छा है उनके सामने हड्डी डालो, तो धूम हिलाते बैठ जाते हैं, भौंकते नहीं। बिल्कुल वही हो रहा है कि खबरों पर खबरें आ रही है। अब देखिए, जब 23 तारीख को मतगणना जारी थी, हम मिले थे जयपुर डायलॉग पर, ओसीएन नेटवर्क पर हमारी चर्चा हुई थी। उसी शाम को 23 तारीख को 25 तारीख को शपथ विधि होने वाला, ये भी खबर आई थी। अब इनको किसने बताया था 25 तारीख को शपथ विधि होने वाली है? तो ये इतना तर्क लगाते हैं कि 26 तारीख को विधानसभा की टाइमिंग खत्म हो रही है, विधानसभा बर्खास्त होने वाली है, तो सरकार भी नहीं आनी चाहिए, ये अपने तरीके लगाते हैं।
तो पिछले बार भी 1 महीने से ज्यादा नतीजे आने के बाद सरकार बनी थी। तो 2.5 दिन की सरकार बनी, वो भी मुझे लगता है कम से कम 15 दिन के बाद बनी थी, और उसके 15-20 दिन बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। तो कहां नतीजों के बाद 3 घंटे या 2 दिन में सरकार बनी थी? उसकी कोई जरूरत होती नहीं, और आम जनता उसकी प्रतीक्षा में नहीं रहती, क्योंकि उनको हर दिन का खाना कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, वो टीवी चैनल नहीं देखते भाई। भाऊ, दो बातें हैं। आपने कहा कि वो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार गठित होने में भी 10 दिन लग गए थे। तो आपको ध्यान होगा, सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाना था और उसके लिए समय लगता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन बाद का शपथ समारोह का दिन रखा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कहा कि आप परसों या कल लैंड कर जाओ, और वो लैंड कर जाएंगे। तो तब तो राष्ट्र प्रमुखों को बुलाना था। अब किसको बुलाना था जो 10 दिन लग रहे हैं? दूसरी बात ये है, इसी में एक सवाल ये भी है मेरा, कि दिल्ली से अमित शाह के साथ बैठक करने के बाद देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तो मुंबई लौट जाते हैं। ये कहते हैं मेरी तबीयत खराब है और अपने गांव में जाके लेट जाते हैं। तो गांव में अच्छे डॉक्टर मिलते हैं या मुंबई में अच्छे डॉक्टर मिलते हैं? नहीं, देखिए, ये इसलिए मैंने बोला ना, दिखावा। एक बात साफ है कि जो 2.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो हंसकर सबको बताएंगे चलो भैया मैं छूट गया, मैं जा रहा हूं, या कोई जो दया आएगा उसका स्वागत है, ऐसा खुशी से नहीं बोलेगा कोई। सत्ता का एक सबसे बड़े महाराष्ट्र का पद है, और देश की जो आर्थिक राजधानी है वहां का राजा बनकर जो बैठता है, वो अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेगा तो वो हंसकर नहीं बोलेगा, उसके मन में कुछ ना कुछ तो खल रहेगी। तो एक बात साफ है कि जब तय हो गया कि इनको 132 सीटें मिली है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसके बाद जो तय हुआ, दिल्ली में आकर तीनों तो आए थे, अजित दादा थे, शिंदे थे और फडणवीस थे, उसमें तय हो गया कि भाई आप तय करो, हम सपोर्ट करेंगे। वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोल दिया। तो उसके बाद अगर मन से भी कोई थक जाता है तो उसको आराम की जरूरत होती है। देखो, इनके ठाणे के और महाराष्ट्र के घोर विरोधी जितेंद्र आवाड़े, शरद पवार पार्टी के, वो भी उनसे मिलने गए थे, और बाहर निकलने के बाद बोले बहुत थके मांदे हैं, थोड़ा आराम करने के लिए गांव जाएंगे। ये उनके पॉलिटिकल अपोनेंट ने बोला है, फिर भी आप शक निकालोगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, दूसरी बात है, जब लोकसभा में बुरी हालत हो गई है बीजेपी की, लोकसभा में सीटें कम हो गई है, तो हरियाणा के बाद अगर उससे भी बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली है तो उसकी इवेंट बनाना बिल्कुल लाजमी है। कितनी सीटें मिली इसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है, शपथ विधि नहीं हो रहा है उसकी भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। लेकिन मोदी शाह इससे निकल गए, बीजेपी उससे निकल गए, उनकी नजर आने वाले अलग अलग विधानसभा के जो चुनाव है उस पर है, और महाराष्ट्र के चुनाव के जो परिणाम है उसका परसेप्शन के तौर पर बाकी के कुछ 4-5 राज्यों में कैसे फायदा उठाया जाएगा, उसका लाभ कैसे उठाया जाएगा, उसका प्लानिंग चल रहा है। तो इसके लिए जितनी लंबी चर्चा, ब्रूट मेजॉरिटी, राक्षसी बहुमत, ये चर्चा होती रहेगी, और सुपड़ा साफ, अपोजिशन का सुपड़ा साफ, ये जितना ज्यादा बोला जाएगा उतना ही बाकी के राज्यों के चुनाव में फायदा मिलेगा। आपको याद होगा कि 2012 में दिसंबर में, अभी भी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में जब गुजरात का चुनाव होने वाला था विधानसभा का, तो मोदी सद्भावना यात्रा लेकर घूम रहे थे, और उस दौरान एक जगह पर एक समारोह में एक मौलवी उनको वो जालीदार टोपी देने आता है, वो रिफ्यूज करते हैं। उसकी चर्चा 1-1.5 साल होते रही, उसका फायदा मोदी जी को मिला। तो जो चर्चा बवाल होते हैं
वो अपनी तरीके से अगर होने लगे तो उसका पॉलिटिकल फायदा कोई भी पार्टी उठाना चाहेगी, और इसके लिए मोदी और शाह बहुत माहिर है। और इसलिए जो इतनी बड़ी जीत अगर मिली है और अपोजिशन का सुपड़ा साफ हो गया, तो उसका फायदा उठाकर फिर दिल्ली में आने वाला है चुनाव, बिहार में आने वाला है, उसके पीछे पीछे बंगाल है, तमिलनाडु है, बहुत सारे चुनाव आने वाले, वहां का अपोजिशन डिमोरलाइज हो। इस ढंग से ये जीत दुनिया के सामने पेश करनी है तो उसकी बड़ी इवेंट बनानी पड़ेगी। और इसमें मेरा ख्याल है जितने बीजेपी और बीजेपी के मित्र दलों के मुख्यमंत्री हैं, उन सबकी एक तरीके से परेड बनाई जाएगी, एक बड़ी इवेंट होने जा रही है। तो इसके लिए तो समय लगता है ना, कल बोल गए और आज हो गया, चटमंगनी पटशादी नहीं होता। तो इसके लिए समझने के लिए मोदी शाह या बीजेपी के रणनीति का स्ट्रेटेजिस्ट किस ढंग से सोचते हैं, उस ढंग से सोचोगे या सोचा जाएगा तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि डिले क्यों हो रहा है। भाव लोग पूछ रहे हैं, अभी भी एक कमेंट आया है मेरे इसमें कि साहब 2.5 साल में एक बार भी शिंदे बीमार नहीं पड़े, कोई सूचना नहीं मिली उनके बीमार पड़ने की। इधर एक सप्ताह में ही 2-3 बार बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद गांव में जाकर के लेट गए। तो वही तो मैंने बोला ना, मैंने दिखावा शब्द का इस्तेमाल किया, ये आभास बनाया जाता है। देखो जब गेम चलता है तो गेम में दिखावा भी जरूरी होता है। तो ये मैं नहीं मानता, शायद क्या मालूम अमित शाह ने भी उनको बोला होगा कि भाई तू 2-3 दिन के लिए गायब हो जा, मीडिया में चर्चा चलनी चाहिए। और चर्चा रिपीटेड क्या हो रही है, देखो एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, अरे इतना बड़ा भारी बहुमत मिला है, अपोजिशन का तो सुपड़ा साफ हो गया। ये जितना रिपीट होता जाएगा उतना एक प्रकार से आने वाले चुनाव के लिए मीडिया प्रचार करता रहेगा, जो मीडिया को करना नहीं है। मीडिया को करना नहीं है, अपोजिशन को करना नहीं है। लेकिन आज अपोजिशन वाले भी क्या बोल रहे हैं, देखो ये सरकार भी ना नहीं बना पा रहे, इतना बड़ा भारी बहुमत मिला है। तो भारी बहुमत मिला है ये बात कौन कर रहा है, जो इनके खिलाफ पॉलिटिक्स करते। तो यही तो चाहिए। एक बात होती है कि दुश्मन के इलाके में अपने एजेंट पैदा करो, तो ऐसा भी गेम प्लान होता है। और मोदी शाह इसी ढंग से हमेशा गेम प्लान करते हैं। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को इन्होंने समझाया होगा कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, वैसा वैसा होने वाला है। अब आप एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज देखो, अजीत दादा की बॉडी लैंग्वेज देखो और देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज देखो, तो आपको देखने से पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वो नाम लेने की क्या जरूरत है। एक सीधी सी हमारे जिंदगी के जो अनुभव होते हैं वो बात आपको बोल, एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बताते कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के प्रेमी हैं, हो गए हैं, बहुत जल्दी शादी की सोच रहे, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बोलते। वो एक दूसरे के तरफ देखते हैं, उससे हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। पर भाऊ एक सवाल यहाँ ये उठता है, ये तो ठीक है, चलो आपकी बात मान ली, पर लड़की वाले या लड़के वाले इधर उधर से निकल करके कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि साहब होम मिनिस्ट्री चाहिए। कोई कह रहा है कि एकनाथ शिंदे जी का जो कद है दिल्ली को उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो कद बना है ये तो दिल्ली की वजह से ही बना है ना, वरना मुंबई और ठाणे के अलावा पूरे महाराष्ट्र में कोई जानता था क्या एकनाथ शिंदे को। ये तो दिल्ली ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था और देवेंद्र फडणवीस ने सिर नीचे करके अनुशासन के दायरे में रह करके उस फैसले को स्वीकार किया था। नहीं वो बिल्कुल सही है। देखो खुद एकनाथ शिंदे ने डिक्लेयर कर दिया जो हाईकमांड तय करेगा वो। हाँ एक बात होती है
कि ये चुपचाप मान लिया गया एकनाथ शिंदे की पार्टी में, तो खबर नहीं बनती। तो खबर भी बननी चाहिए, इसके लिए ऐसी बातें जो है वो चर्चा में रहनी है, तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। तो जो बात एकनाथ शिंदे और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, फडणवीस के बीच में हुई है, वो दोनों पार्टियों के निचले स्तर के लोगों को बताई नहीं जाती, क्योंकि वो नॉर्मली, ये खुश है, वो नाराज है, वो अगर वैसे ही पेश आएगा तो ही देखने वालों को, सुनने वालों को दिखावा सच्चाई लगता है। दिखावा दिखावा ही सच्चाई है। अगर लोगों को नहीं लगेगा तो दिखावे के मतलब क्या है? उसका परिणाम, दिखावा क्यों खड़ा किया जाता है? हम ड्रामा देखते, हम फिल्म देखते, तो उसमें जो सेट लगाया है, वो सेट हमारे मन में एक आभास खड़ा करने के लिए होता है। तो इसलिए उसमें जो शामिल होते हैं लोग, वो भी उसी तरीके से पेश आने चाहिए। तो नेचुरली बीजेपी, अपने एकनाथ शिंदे की पार्टी में अगर नाराजगी है तो वो भी प्रकट होनी चाहिए, तब दिखावा सच लेगा। तो इसलिए जो उल्टे सीधे जो रिएक्शन आ रहे, वो उसमें, उस ड्रामा में इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, और बिल्कुल वही हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है। मेरे मन में रत्ती भर शक नहीं है कि जो हो रहा है वो दिखाया जाने वाला ड्रामा है। और भाऊ, इतना टाइम क्यों लिया गया है? क्या कोई शुभ मुहूर्त है 5 दिसंबर का या 6 दिसंबर का, जब भी शपथ ग्रहण होगी? शायद मुहूर्त भी हो सकता है, मैं नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मुहूर्त भी हो सकता है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा इसके ढोल नगाड़े पीटे जाए, उसकी इवेंट बनाई जाए, इसके लिए ही डिले किया गया। जो मेरे पास सूचना खबर थी, उसके मुताबिक वानखेड़े स्टेडियम या ब्रेबॉर्न स्टेडियम, जो मुंबई में दो बड़े स्टेडियम है दक्षिण साउथ मुंबई में, तो वहां शपथ विधि करने का प्लानिंग था। लेकिन दोनों जगह कुछ पहले से प्रोग्राम तय किए हुए, मैचेस वगैरह तय किए हुए, तो वो ड्रॉप करना पड़ा। और आखिर में ज्यादा डिले ना हो, इसके लिए आजाद मैदान, ये खुले मैदान में ही ये सब प्रोग्राम करने का निश्चित हो गया। तो डिले जानबूझकर किया है, बिल्कुल जानबूझकर किया, इसमें डिले की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि जिस ढंग का मंत्रिमंडल बनाना है, तो सरकार बना के छोड़ना नहीं है, वो चलाना भी है। और उसमें हर जाति और हर कॉम्बिनेशन से सोच समझ कर करेंगे। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि अगले जनरेशन की लीडरशिप को भी इस मंत्रिमंडल में स्कोप मिलना चाहिए। इसी ढंग से ये मिनिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए डिले तो होगा, नहीं तो इसका है, उसका तो हक है, उसका तो भांजा है, उसका तो भतीजा है, उसको ले लो, ये नहीं होगा। अजीत दादा की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, या बीजेपी की पार्टी हो, तीनों पार्टियों में एक नए जनरेशन के यंग लोगों का समावेश इस मंत्रिमंडल में होने जा रहा है, ये मेरी सूचना है। तो इसको तो टाइम लगता है ना। जो हर पार्टी में बैठे बुजुर्ग है, उनको भी नाराज करना है, तो इतनी आसान बात नहीं होती। इतनी आसान भाई, कुछ कानाफूसी हो गई तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। इस ढंग से सरकारें नहीं बनती, गवर्नमेंट नहीं बनती, और बनी तो चलती भी नहीं। भाऊ, ये बताइए, महाराष्ट्र किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश क्यों नहीं दे पा रहा है? ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं, सारा जितना ये लंबा वेट करना पड़ता है, जो सींग उलझ जाते हैं उनको सुलझाना पड़ता है, तो वजह क्या है? महाराष्ट्र एक डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है कि इधर या उधर? नहीं, महाराष्ट्र डिसाइड करेगा ना, लेकिन महाराष्ट्र को डिसाइड करने के लिए उससे पहले जो चुनाव में उतरने वाली पार्टियां है, दल है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको अकेले जीतना है। यह सिर्फ एक बार 2014 में हुआ, चारों की चारों मेन पार्टियां थी, वो अपनी अपनी ताकत पर लड़ी थी।
वो एक एग्जाम्पल अगर छोड़े तो 95 से लेकर आज तक गठबंधनों में चुनाव हुआ है। अभी भी हम देखें तो बीजेपी ने 148 सीटें लड़ाई, उसमें से 145 नहीं आ सकती, 10-15 तो अब देखो ये कितने मेरा ख्याल है 14 या 16 सीटें बीजेपी हार गई से 148 में। अगर बीजेपी 150-60 160-70 सीटें लड़ती तो शायद 145 पार कर जाती। उसमें वोटर क्या दोष है? मतदाता देने के लिए राजी है, लेकिन वो ट्रायल एरर मेथड पर जाता है। 14 में 122 थी, आज 132 हो गई है। अगले साल तो जो अमित शाह बोले थे कि हम अपनी ताकत पर 2029 में लड़ेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, 5 साल तैयारी करो, यही तो सिग्नल वोटर ने दिया है। तो वोटर देने के लिए राजी है, लेकिन पार्टियां भी उसी ढंग से मैदान में उतरनी चाहिए। भाऊ एक सवाल और, ये शरद पवार 10 पर अटक गए, उद्धव ठाकरे 20 पर। उद्धव ठाकरे को चलो फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर मिल गया है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से, लेकिन उद्धव ठाकरे को जो वोट मिले हैं वो तो कोर वोटर के तो मिले नहीं हैं जो बाला साहब ठाकरे का हुआ करता था। वो कोर वोटर तो सीधे सीधे शिफ्ट हो गया है एक नाथ शिंदे की पार्टी की तरफ। 57 सीटें मिल गई हैं, जबकि 2019 में इनको 56 सीटें ही मिली थी उद्धव ठाकरे की संयुक्त शिवसेना को। तो अब उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का भविष्य क्या है? कांग्रेस का मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस फिर भी जीवित रह सकती है वहां पर इन दोनों के सामने तो एक अपना अस्तित्व बनाए रखने का एक संकट दिखाई दे रहा है। नहीं, वो तो बात मैं लोकसभा के चुनाव के बाद बार बार बोल रहा हूं कि उद्धव के हाथ से कोर वोटर निकल गया। अब आप इस चुनाव के नतीजे के बारे में देखो, अब आंकड़े तो सामने आ गए। बीजेपी का जो ओरिजिनल वोट है लोकसभा में वो आज भी उतना ही है, सीटें बढ़ गई है, लेकिन लोकसभा में जितने वोट थे उतने ही इनके पास वोट है आज भी बीजेपी के पास। लेकिन एकनाथ शिंदे के वोट कुछ आधा % कम हो गए, अजीत दादा के वोट कुछ 5% बढ़ गए, शरद पवार के वोट भी 1.5% बढ़ गए, कांग्रेस के वोट कुछ 4-5% कम हो गए और उद्धव ठाकरे के वोट कम से कम 7% कम हो गए। तो जो बात मैं बोल रहा था कि उद्धव ठाकरे के जो वोट है वो उधारी के हैं, वो कांग्रेस के हैं, और जो कुछ 20 सीटें, अब उनकी 56 सीटें थी और एकनाथ अगर 57 सीटें लेकर आ गया तो उसका मतलब ये होता है कि उद्धव के पास 20 सीटें दिखाई दे रही है, तो उनकी ही भाषा में उन्होंने वो सीटें कांग्रेस से चुराई है। कांग्रेस की 44 सीटें हुआ करती थी, बची है 16। तो कांग्रेस की सीटें कम हो गई, 28 सीटें कम हो गई है। तो मतलब उद्धव ठाकरे ने 28 में से 20 सीटें चुराई है, बाकी की 8 सीटें बीजेपी उड़ा कर ले गई। अब दूसरी बात यह है कि इनका भविष्य आपने पूछा, तो भविष्य उसका होता है जिसका कोई भूतकाल होता है। इनका भूतकाल ही वो भूल गए। जिनका इतिहास नहीं होता, जिनका भूतकाल नहीं होता, उनका भविष्य भी नहीं होता। क्योंकि मैं हमेशा, मेरा ये बोलने का तरीका है कि भूतकाल की धरती पर वर्तमान खड़ा होता है, और जब भूतकाल की पक्की धरती पर आपके पैर डटकर खड़े होते हैं तभी आप भविष्य की आसमान में उड़ान ले सकते हो। ये अपनी भूमि ही गवा बैठे हैं। इनका वर्तमान क्या है? जिस वर्तमान के पैरों के नीचे कोई भूतकाल की जमीन नहीं है उद्धव के, तो उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य के तरफ उड़ान लेने के लिए इनके पैर जमीन पर है ही नहीं, जमीन ही बची नहीं, तो उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। और शरद पवार की बात तो उनकी तो उम्र हो गई है, उनकी तो उम्र हो गई है। उनका ये कहना है
कि गड़बड़ क्यों हो गई है, यानी वो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते कि रोटी जली क्यों, क्योंकि रोटी पलटी नहीं। रोटी तवे पर डाली है तो रोटी जली क्यों, तो रोटी पलटी नहीं। ये शरद पवार की टर्मिनोलॉजी है। ये हमारी मराठी अखबार वालों को बहुत पसंद है। तो इन्होंने अपने ही पार्टी की रोटी इतने सालों से पलटी नहीं है कि रोटी भी जल गई और तवा भी जल गया। तो इनका भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उम्र खिसक गई है और जिस बेटी को पार्टी सौंपना चाहते हैं उसकी लीडरशिप उनके पार्टी में बचे कुचे लोग भी मानने को राजी नहीं है। तो इसलिए इनका कोई भविष्य हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब जो दो पार्टियां थी वो अपने अपने हाथों में एकनाथ शिंदे के पास और अजीत दादा के पास चली गई है। और एक बात और बताना जरूरी है कि ये बड़ा पॉपुलर एक थीसिस है कि क्या बोलते हैं उसको, बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है। अगर खाना ही था तो बीजेपी अपने साथ मर्ज कर ली थी एकनाथ शिंदे को 40 एमएलए के साथ, लेकिन मर्ज नहीं किया। उसको पार्टी बचाने में बीजेपी ने मदद की। अजित दादा की पार्टी जो है यानी शरद पवार की पार्टी, उसको भी बचाने में बीजेपी ने मदद की है, हड़प नहीं की उनकी पार्टी। तो आज क्षेत्रीय पार्टियां महाराष्ट्र की बीजेपी ने, मोदी ने, शाह ने बचाई है, ना कि खा गए। यह समझना बिल्कुल जरूरी है, यह समझना बिल्कुल जरूरी है। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसलिए बचा के रखा एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को ताकि जो इनके मूल ओनर हैं उनको खत्म कर सके, उनको सबक सिखा सके। हाँ, वो तो है ही। कोई भी पार्टी का कोई ओनर नहीं होता, आइडियोलॉजी होती है। देखो, पार्टी एक आइडियोलॉजी होती है। अब जिन्होंने सनातन धर्म की चारों धाम प्रस्थापित किए वो तो आद्य शंकराचार्य बच्चे नहीं है ना। शंकराचार्य अलग अलग आते, वो तो शादी नहीं करते, उनके कोई वारिस बच्चे नहीं होते। तो शरद पवार की पार्टी कहां से हो गई? एक विचारधारा है, तो उनकी पार्टी और विचारधारा चलती रही है। अगर वो हटते नहीं तो उनको हटाना पड़ता है। और ये खुद शरद पवार बोले थे 5-6 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले महाबलेश्वर में उनकी ही पार्टी का युवजनों का एक सम्मेलन था। उसमें शरद पवार ने ही बोला था कि पार्टी के जो जवान युवा नेतृत्व होता है उसको आगे आना पड़ता है, उसको लीडरशिप खींचकर अपनी तरफ खींचनी पड़ती है। हम अपने आप हटते नहीं हैं। ये शरद पवार की ही नसीहत है जो उनके भतीजे ने मान ली और अमित शाह ने उनको मदद कर दी। तो गलत क्या हुआ? अगर आप हटना नहीं चाहते तो आपको हटाना पड़ता है, तो हटा दिया गया। उद्धव ठाकरे अगर अपनी ही पार्टी का कोर गंवाना चाहते थे तो उनके हाथों से शिवसेना बचाना जरूरी था, और एकनाथ शिंदे ने बचाया, अमित शाह ने उनको मदद की। तो ये समझना जरूरी है कि आप अगर पार्टी, अब देखो कोई भी आत्महत्या करता है तो उसको रोकना पड़ता है, क्योंकि आत्महत्या करना भी गुनाह है। भाऊ, जो कुछ हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है और जो अभी हम देखेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर के, दूसरी चीजों को लेकर के, भले ही शिंदे डायरेक्ट ना कह रहे हो लेकिन उनके करीबी तो कह ही रहे हैं। तो ये जो आगे अब निगमों के और लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, मेरे विचार से 27 नगर निगम है पूरे महाराष्ट्र में, और बीएमसी भी है उसमें। बीएमसी एशिया की सबसे रिचेस्ट और सबसे अधिक बजट वाली नगर निगम है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच भी रस्साकसी चलती ही रही है। तो आगे हमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, देखो, रस्साकसी तो चलेगी, एक घर में चलती है, एक परिवार में चलती है, एक पार्टी में चलती है, तो गठबंधन में चलेगी ही,
चलेगी ही। अगर दो इंसान इकट्ठा रहते हैं तो प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, तो एक सुर में नहीं होता ना, एक सुर में नहीं होते। वो तो रस्साकसी, हर कोई अपने अपने बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा, उसमें गलत क्या है। महाविकास आघाड़ी में झगड़े नहीं चल रहे थे, हाँ उनके ओपन चल रहे थे, इनके पर्दे के पीछे चल रहे थे, वो तो चलता रहेगा। एक घर में होते हैं ना, अजीत दादा और सुप्रिया सुले में झगड़े चलते रहे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में झगड़े चलते रहे, हर घर में होते। सोनिया गांधी मनेका गांधी था, झगड़ा तो चल रहा था। और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव चाचा भतीजे का संघर्ष चलता रहा। तो रसाकसी चलेगी। बात इतनी है कि भैया परिवार ना मोड़े, उसी ढंग से राजनीति खराब ना हो, बिगाड़ी ना जाए, ये मर्यादा इस दायरे में रहकर रस्साकसी होती है तो अच्छी बात है, उसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। आपका मेरा 100% सहमति नहीं होती बिल्कुल, लेकिन जो चीज है वो बिगाड़नी नहीं चाहिए, सरकार चलनी चाहिए, जनता का हित होना चाहिए, इसमें तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। सबकी निगाहें अब वर्षा पर हैं, जहां पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे। अभी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पहुंचने की प्रतीक्षा की जा रही है। और जाते जाते एक बात बोल दो, और एक बात है, 5 साल से जो ह्यूमिलिएशन देवेंद्र फडणवीस का हुआ है, उन्होंने मेजॉरिटी लाई थी, लेकिन मैं वापस आऊंगा ये लाइन पर उनका मजाक उड़ाया गया 5 साल। इसके लिए उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होना पड़ा, तो उनको कम से कम वापस आकर सीना तान कर बोलना जरूरी है कि मैं वापस आ गया। तो शायद 1 साल के बाद फिर से चेंज हो सकता है, फिर से एकनाथ वापस आ सकता है। आज एक बात आपको साफ माननी पड़ेगी कि आज महायुति इस पोजीशन में कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने और यानी रेडीमेड दूसरा चीफ मिनिस्टर हाथों में रेडी है। जिस दिन देवेंद्र को बाजू यानी दूसरी जगह कुछ करना है तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक अनुभवी अच्छा मुख्यमंत्री आज महायुति के पास एसेट जैसा है, बहुमूल्य चीज है वो। तो ये सब शायद एडजस्ट किया हुआ है, 1-1.5 साल में फिर चेंज हो सकता है, ऐसे मैं मानता हूं। बस हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।